एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं वन शॉट वीडियो, वो भी रिवीजन के लिए, हमारे माइक्रो इकोनॉमिक्स के लिए। तो आइए चलो सिलेबस देखते हैं पहले। माइक्रो इकोनॉमिक्स में आपकी यूनिट नंबर 4 है, 5th है, एंड यूनिट नंबर 6 और 7 है। ठीक है। अब जितना भी कंटेंट है आप स्क्रीन देख सकते हैं आपके सिलेबस में क्या क्या है। तो हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर्स को। हम पढ़ेंगे यूनिट 4, इंट्रोडक्शन टू माइक्रो इकोनॉमिक्स। इसमें इंट्रो पढ़ते हैं। आइए देखिए, अब हम जानेंगे इकोनॉमिक शब्द कहाँ से आया है। तो एक शब्द है ओइकोस, जिसका मतलब है हाउस होल्ड। एक शब्द है नेमिन, जिसका मतलब है मैनेजमेंट। तो इकोनॉमिक्स का सिंपल मतलब क्या होता है? मैनेजमेंट ऑफ हाउस होल्ड। क्या मतलब होता है? मैनेजमेंट ऑफ हाउस होल्ड। तो यहाँ पर हाउस होल्ड का मतलब नॉर्मल घर जैसा नहीं है। यहाँ पर हाउस होल्ड का मतलब है कंट्री, इंडस्ट्री, या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, या फिर कोई इंडिविजुअल पर्सन। ठीक है। देखिए, अब जो इकोनॉमिक्स है उसके बारे में आपको जानने से पहले तीन व्यक्ति को समझना पड़ेगा। तो ये तीन कंसेप्ट हैं। एक है कंज्यूमर, एक है प्रोड्यूसर, एक है सोसाइटी। ठीक है। तो आप जानते हैं जैसे कि इकोनॉमी, अब बताएंगे इकोनॉमी क्या होती है। बता दो आपको इकोनॉमी के लिए। इकोनॉमी का मतलब है एक एरिया, यहाँ पर लोग, पीपल रहते हैं, है ना, और अपनी आजीविका, आजीविका यानी कि लिविंग, लिविंग को हो गया, लिविंग को अर्न करते हैं। लिविंग अर्न करना यानी कि यहाँ पर सिंपल मतलब लिविंग से क्या है? मनी। मनी से है, किससे है? मनी से। जब मनी होगा तभी तो आप कुछ खा पाओगे, पी पाओगे, खर्च कर पाओगे, इन्वेस्ट कर पाओगे, सेविंग कर पाओगे, है ना। यहाँ था पीपल। इकोनॉमी मतलब क्या है? एक एरिया जहाँ पर पीपल है ना, और वो क्या करते हैं? उस एरिया में रह करके अपनी लिविंग को अर्न करते हैं। ठीक है। और ये क्या है? एक तरह का सिस्टम। ये पूरा प्रोसेस क्या है? एक तरह का सिस्टम। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर देखिए, एक एरिया में जो पीपल रहेंगे वो पीपल कौन कौन होंगे? पीपल होगा पहले कंज्यूमर, प्रोड्यूसर, तीसरा सोसाइटी। ठीक है। तो अब जो इकोनॉमिक्स है, इसमें जो कंज्यूमर है, प्रोड्यूसर, सोसाइटी है, इनका मेन गोल क्या है? तो इनका मेन गोल होता है, कंज्यूमर का मेन गोल होता है मैक्सिमाइज सेटिस्फेक्शन। कि जो इतनी भी वो चीजें यूज कर रहा है उससे उसे कितना सेटिस्फेक्शन मिल रहा है। प्रोड्यूसर का मेन मोटिव होता है मैक्सिमाइज प्रॉफिट, यानी कि जितना भी वो गुड्स बना रहा है उससे उसे कितना प्रॉफिट होना चाहिए वो मैक्सिमम करेगा अपने प्रॉफिट को। वहीं पर सोसाइटी का एम होता है सोशल वेलफेयर। क्या होता है? सोशल वेलफेयर, अपने सोशल वेलफेयर को मैक्सिमाइज करना। ठीक है। हेलो। तो इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स की मेन डेफिनेशन क्या है? कुछ कीवर्ड्स हैं। पहला कीवर्ड है साइंस ऑफ वन बिहेवियर। दूसरा कीवर्ड है कि यूज, और बोलो एलोकेशन। एलोकेशन का मतलब होता है बंटवारा। ठीक है। बंटवारा ऑफ कार्स रिसोर्सेज, यानी कि रिसोर्सेज को डिस्ट्रीब्यूट करना इन सच मैनर, इस ढंग में, जिससे कि क्या हो सके? तीन लोग मैंने बताए थे आपको। पीपल में कितने लोग आए इसमें? कंज्यूमर, प्रोड्यूसर, सोसाइटी। तीनों कर सकते, ये तीनों कर सकते हैं अपने मैक्सिमाइजेशन। किसको? कौन किसको मैक्सिमाइज करता है? कंज्यूमर करता है सेटिस्फैक्शन को, प्रोड्यूसर करता है प्रॉफिट को, सोसाइटी करती है वेलफेयर। ठीक है। इकोनॉमिक्स क्या है? इकोनॉमिक साइंस है बिहेवियर का। इसमें ह्यूमन एलोकेट करता है स्कार्स रिसोर्सेज, यानी कि लिमिटेड रिसोर्सेज। स्कार्स का मतलब क्या है यहाँ पर? लिमिटेड रिसोर्सेज को इस ढंग में, इस सच मैनर में, इसमें जो पीपल है, यानी कि जो लोग हैं इकोनॉमी में, कंज्यूमर, प्रोड्यूसर, सोसाइटी, वो अपने मोटिव को, अपने एम को मैक्सिमाइज कर पाए। ठीक है। देखिए, अब देखिए जो इकोनॉमिक्स है, इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम है ना, ये रूट।
अब इकोनॉमिक प्रॉब्लम के रूट क्या क्या है, मतलब कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम आती क्यों है। मैं आपको बता दूं सिंपल वर्ड में कि जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम का मतलब होता है प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। चुनाव की समस्या क्या बोलते हैं हम, इकोनॉमिक प्रॉब्लम, आर्थिक समस्या। ठीक है। अब हमें चॉइस करने की पड़ती है। ठीक है। तो चॉइस करने का रीजन क्या है, क्योंकि हमारी वांट्स क्या है, ज्यादा है किससे, हमारे अवेलेबल रिसोर्सेज। ठीक है। इसलिए हमें क्या करना पड़ता है, हमें उन लिमिटेड रिसोर्सेज के लिए क्या करना पड़ता है, उन लिमिटेड रिसोर्सेज के यूज को चॉइस करना पड़ता है। ठीक है। देखिए जैसे कि यहाँ पर एक टर्म मिला हुआ आपको, टर्म का मतलब है स्कार्सिटी, यानी कि दुर्लभता। दुर्लभता यानी कि ऐसी चीजें जो कि क्या है, रेयर है, कम है, इसके मुकाबले उसकी सप्लाई के मुकाबले। ठीक है। देखो यहाँ लिखा है ना, डिमांड फॉर रिसोर्सेज इज ग्रेटर देन देयर सप्लाई, यानी कि वस्तु की डिमांड क्या है, ज्यादा है, सप्लाई कम है डिमांड के कंपैरिजन में। ठीक है। और यहाँ बोला गया है रिसोर्सेज, बताया आपको रिसोर्सेज क्या है, हमारे रिसोर्सेज हमारे कम है, हमारी इच्छाओं से, है ना। रिसोर्सेज क्या है, लिमिटेड, बॉन्ड्स क्या है, अनलिमिटेड। ठीक है। इसलिए हमें क्या करना पड़ता है, चॉइस करनी पड़ती है कि हम कौन से रिसोर्सेज का यूज करें। लेकिन रिसोर्सेज को चॉइस करना ही प्रॉब्लम नहीं है, उसके अंदर भी एक छोटी सी और प्रॉब्लम है। वो प्रॉब्लम क्या है, वो प्रॉब्लम है अल्टरनेटिव यूज। क्या है, अल्टरनेटिव यूज। कि रिसोर्सेज तो होते हैं हमारे पास में, लेकिन उन रिसोर्सेज का मल्टीपल यूज होता है। अब जैसे कि एक लैंड, एक भूमि, वो भी तो एक रिसोर्स है। लेकिन इस रिसोर्स, इस भूमि पे हम खेती करें, गेहूं की खेती करें, या तो हम इस पे फैक्ट्री खोलें। ठीक है। आपको रिसोर्सेज तो मिल गया, लेकिन आपको रिसोर्सेज के अंदर जो उसके अल्टरनेटिव यूज है, मल्टीपल यूज है, उसमें भी चॉइस करनी पड़ेगी। ठीक है। अब मैं एग्जांपल देता हूँ आपको, मिल्क। मिल्क है, अब मिल्क के बहुत सी यूज है। एक से कर्ड बन सकता है, पनीर, चाय, कॉफी, है ना। ये मल्टीपल चीजें बन सकती है, लेकिन आप क्या करोगे, आप चॉइस करोगे कि आपका यूज कौन सा करना है ना। देखिए आगे बढ़ते हैं अब आपका टू लेंसेज क्या है, टू लेंसेज। टू लेंसेज यानी कि माइक्रो वर्सेस मैक्रो। अब माइक्रो वर्सेस मैक्रो देखते हैं कि माइक्रो इकोनॉमिक्स कैसे डिफरेंट है मैक्रो इकोनॉमिक्स से। माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स, तो हम स्टडी करेंगे इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट को, है ना, इसमें माइक्रो में। ठीक है। और मैक्रो में हम स्टडी करते हैं इकोनॉमी एज अ होल, यानी कि पूरी एरिया को, पूरी कंट्री को एज अ इकोनॉमी के अंदर हम स्टडी करते हैं, उसमें प्रॉब्लम जितनी भी आती है। माइक्रो में हम पूरी कंट्री के बारे में नहीं पढ़ते, कंट्री के इकोनॉमिक्स के बारे में नहीं पढ़ते। हम एक फर्म के, एक हाउस होल्ड के, एक इंडिविजुअल के बारे में, इकोनॉमिक्स के बारे में पढ़ते हैं। कोर फोकस, और कोर फोकस क्या होता है इसका, माइक्रो का फोकस होता है डिटर्मिनेशन ऑफ आउटपुट एंड प्राइस। ठीक है। और मैक्रो का फोकस होता है नेशनल इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट पे। ठीक है। वहीं पर नोन, नोन पे यानी कि माइक्रो इकोनॉमिक्स को प्राइस थ्योरी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है। और मैक्रो इकोनॉमिक्स को इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी के नाम से भी जानते हैं। अब देखिए टू वॉइसेस, अब इकोनॉमिक्स को भी दो भागों में भाग गया। देखिए अब हम पढ़ते हैं टू वॉइसेस, पॉजिटिव वर्सेस नेगेटिव। देखिए अब हम पढ़ते हैं टू वॉइसेस, पॉजिटिव वर्सेस नॉर्मेटिव। ठीक है। अब एक है पॉजिटिव इकोनॉमिक्स और एक है नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। अब पॉजिटिव इकोनॉमिक्स क्या होती है, इसका मतलब है व्हाट इज, व्हाट वाज, है ना। तो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स वो होती है जिसमें आप बात करते हो क्या है और क्या था। ठीक है। इसके बेसिस पे, फैक्ट्स एंड फिगर के बेसिस पे। ठीक है। वहीं पर नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स क्या है, वहां पर आप ऐसी स्टेटमेंट्स के बारे में बात करते हो जो कि डील करती हैं, जो संबंधित है किससे, व्हाट आउट टू बी से। अब व्हाट आउट टू बी का मतलब है क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए। ठीक है। अब देखिए आगे, ये बोला गया है कि यहाँ पर जो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स है वो फैक्ट्स एंड फिगर्स पे बेसिस है, लेकिन ये जो नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स है वो ओपिनियंस है। क्या है, ओपिनियंस है। किसके ओपिनियंस है, इकोनॉमिस्ट के, अर्थशास्त्रियों के। ठीक है। यहाँ बताया गया है जो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स है वो वेरीफेबल है फॉर ट्रुथ, ट्रुथ को जांचने योग्य है।
है ना, क्योंकि ये किस पे बेस होती है, ये बेस होती है फैक्ट्स एंड फिगर्स पे, तो इनका वेरिफिकेशन पॉसिबल है। लेकिन ये नॉट वेरिफिकेबल होती है नॉर्मेटिव, क्योंकि ये ओपिनियन पे बेस है, किसी की जजमेंट पे बेस है, डिबेट्स पे बेस है, जिनका कोई प्रूफ नहीं है। ठीक है। अब एग्जांपल जैसे इंडिया की पॉपुलेशन 1.4 बिलियन है, ये कैसे है, ये फैक्ट्स एंड फिगर्स पे बेसिस है। ठीक है। लेकिन नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स यानी कि ओल्ड एज पेंशन शुड बी स्टॉप, अगर ना शुड बी यानी कि होना चाहिए, यानी कि होना चाहिए, सजेशन दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं, ये सजेशन। सजेशन से आप किसी भी इकोनॉमिक स्टेटमेंट के बारे में वेरिफिकेशन नहीं कर सकते, क्योंकि वो केवल क्या है, एकमात्र ओपिनियन, एक इकोनॉमिक्स। ठीक है। अब आपका आता है द अरीना टाइप्स ऑफ इकोनॉमी, यानी कि इकोनॉमिक्स के तीन टाइप होते हैं। पहला है कंट्रोल, जिसे बोलते हैं सेंट्रली प्लान, है फ्री या तो मार्केट इकोनॉमी, और तीसरा है मिक्स्ड इकोनॉमी, जो इन दो के मिश्रण से बनी है वो इकोनॉमी। ठीक है। इस इकोनॉमी में इन दो इकोनॉमी के फीचर्स भी होंगे। तो जो कंट्रोल्ड या सेंट्रल प्लान इकोनॉमी है, उसमें जितनी भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं, उस पर इसका कंट्रोल होता है गवर्नमेंट। वहीं पर फ्री इकोनॉमी में कंट्रोल किसका होता है, सप्लाई एंड डिमांड का, यानी कि मार्केट का। किसका होता है, मार्केट का। मार्केट फोर्सेस मींस डिमांड एंड सप्लाई। वहीं पर जो मिक्स्ड इकोनॉमी है, वो रेगुलेट यानी कि चलाई जाती है, कंट्रोल की जाती है बोथ मार्केट फोर्सेस से भी और गवर्नमेंट के थ्रू भी, जैसे कि इंडिया। इसका एग्जांपल क्या है, इंडिया। अब फ्री एंड मार्केट इकोनॉमी, इसका एग्जांपल है आपका यूएस। एंड कंट्रोल्ड इकोनॉमी यानी इसका एग्जांपल है आपका चाइना। ठीक है। अब देखते हैं मोटिव। अब मोटिव क्या है इस इकोनॉमिक मॉडल को अपनाने का है, इस इकोनॉमिक मॉडल को अपनाने का मोटिव है आपका सोशल वेलफेयर। क्या है, सोशल वेलफेयर। इसका मोटिव है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, और इसका मोटिव है प्रॉफिट प्लस सोशल वेलफेयर। अब कंज्यूमर इज नॉट सोवरेन। अब सोवरेन का मतलब यहाँ पर है कि कंज्यूमर को प्राथमिकता सबसे ज्यादा दी जाती, नहीं दी जाती। तो कंट्रोल्ड इकोनॉमी में कंज्यूमर्स को बहुत ज्यादा प्राथमिकता नहीं दी जाती, क्योंकि मार्केट इकोनॉमी में प्राइवेट सेक्टर डोमिनेट करता है, इसलिए कंज्यूमर को सोवरेनिटी यानी कि प्राथमिकता दी जाती है। वहीं पर इंडिया, तो इंडिया में सोवरेनिटी प्लस, ठीक है, जहां नीड होती है वहां प्राथमिकता दी जाती है, जहां नीड नहीं होती वहां प्राथमिकता नहीं दी जाती। ठीक है, कंज्यूमर्स को। अब है आपका सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी। सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी, अब इकोनॉमी की सेंट्रल प्रॉब्लम्स क्या है, तो देखिए व्हाट टू प्रोड्यूस, ठीक है, क्या बनाए। दूसरी, हाउ टू प्रोड्यूस, कैसे बनाए। तीसरी, फॉर whom टू प्रोड्यूस, किसके लिए बनाए। तो बच्चों व्हाट टू प्रोड्यूस में दो चीजें आती हैं। पहला तो है कि व्हाट, क्या बनाए, ठीक है, और दूसरा है इसमें हाउ मच, कितनी क्वांटिटी बनाए। तो ये हाउ मच शो करता है आपका क्वांटिटी, कितनी क्वांटिटी बनाई जाए, और व्हाट शो करता है आपका कि किस टाइप का गुड्स बनाया जाए ना। अब जैसे कि गुड्स के टाइप देखो, कैपिटल गुड्स होते हैं जैसे कि मशीन वगैरह, कंज्यूमर गुड्स है, और वॉर गुड्स है, वॉर रिलेटेड गुड्स है ना, और आपके पास में पीस गुड्स है। ठीक है, नॉर्मल दिनचर्या में भाई वो गुड्स। वहीं पर क्वांटिटी, अब इसी क्वांटिटी कितनी बनाए, 2000 यूनिट बनाए, या 3000 यूनिट, या 1 टन। ठीक है, तो ये सब क्या है, ये सब क्वांटिटी डिपेंड है कि कौन से गुड्स बनाए और कितनी क्वांटिटी में बनाए। ये प्रॉब्लम आती है व्हाट टू प्रोड्यूस में आती है ना। अब हम जानेंगे हाउ टू प्रोड्यूस। हाउ टू प्रोड्यूस का मतलब है वस्तु को कैसे बनाया जाए, गुड्स कैसे बनाया जाए। तो गुड्स को बनाने के लिए दो मेथड है। ठीक है, दो मेथड आपके पास कुछ ऐसे हैं। ये मेथड आपका एक लेबर इंटेंसिव है, आपका कैपिटल इंटेंसिव। ये मेथड है आपका लेबर इंटेंसिव, और ये मेथड आपका कैपिटल इंटेंसिव। ठीक है। अब लेबर इंटेंसिव में क्या होता है, लेबर इंटेंसिव में लेबर को ज्यादा यूज किया जाता है और कैपिटल को कम। वहीं पर कैपिटल इंटेंसिव में लेबर को कम यूज किया जाता है और कैपिटल को ज्यादा। लेबर को कम, कैपिटल को ज्यादा। ठीक है, और कैपिटल को कम और लेबर को ज्यादा। ठीक है, ये दो टेक्निक है। अब लेबर इंटेंसिव टेक्निक उन कंट्री के लिए अच्छी है जहाँ पर उनको अपने
पीपल की इनकम को इंक्रीज करना है। अगर लेबर इंटेंसिव टेक्निक होगी तो उनकी एम्प्लॉयमेंट जनरेशन बढ़ेगी और लोगों की इनकम बढ़ेगी। कैपिटल इंटेंसिव से ये उन कंट्री के लिए यूज होती है जो ऑलरेडी डेवलप्ड है, ठीक है, जहाँ पर एम्प्लॉयमेंट की इतनी प्रॉब्लम नहीं। लेबर इंटेंसिव से कॉस्ट प्रॉफिट मार्जिन घट जाता है, कैपिटल इंटेंसिव से कॉस्ट में प्रॉफिट मार्जिन बढ़ जाता है। ठीक है, हम थर्ड पढ़ेंगे फॉर होम टू प्रोड्यूस, इसके लिए प्रोड्यूस किया जाता है। अब यहाँ पर आता है द प्रॉब्लम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम गुड्स अमॉन्ग द पॉपुलेशन, यानी कि किसके लिए प्रोड्यूस किया जाए। अब तो बच्चों प्रोड्यूस किसके लिए किया जाए, ये दो लोगों को ध्यान रखते हैं। पहला वर रिच। कुछ गुड्स ऐसे होते हैं जो केवल रिच ही अफोर्ड कर सकते हैं और कुछ गुड्स ऐसे होते हैं जो पुअर भी अफोर्ड कर सकते हैं। तो ये भी एक प्रॉब्लम है कि जब हम प्रोडक्शन करें तो किनको ध्यान में रखते हुए प्रोडक्शन करें, हम किनको टारगेट करें मार्केट में, पुअर्स को या तो रिच। ठीक है, अब आपका आता है विजुअलाइजिंग चॉइस। अब आपको पढ़ना पड़ेगा पीपीसी, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पेपर में आता है। तो पीपीसी का मतलब है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, हम बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन कर्व, ट्रांसफॉर्मेशन कर्व भी बोलते हैं। ठीक है, अब लिखा है शोज ऑल द डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स दैट कैन बी प्रोड्यूस। ठीक है, तो ये क्या शो करता है पीपीसी, पीपीसी यानी कि ये लाइन इस ग्राफ में, पीपीसी शो करता है कॉम्बिनेशन ऑफ टू डिफरेंट गुड्स कैन बी प्रोड्यूस टुगेदर। ठीक है, अब देखो गुड वाई है और गुड एक्स है। ठीक है, यहाँ ये पॉइंट बन रहे हैं, क्या बन रहे हैं ये पॉइंट, क्या बन रहे हैं ये पॉइंट बन रहे हैं ऐसे बहुत सारे। तो बच्चों ये जो पॉइंट बन रहे हैं यहाँ पर, ये पॉइंट शो कर रहे हैं आपको पॉसिबल क्वांटिटी, क्या शो कर रहे हैं पॉसिबल क्वांटिटीज, है ना। अब मान लीजिए अगर गुड वाई की इतनी यूनिट्स बनती है और गुड एस की इतनी यूनिट बनती है, तो ये बन जाता है पॉइंट ए एक कॉम्बिनेशन गुड वाई और गुड एस की यूनिट्स का। अब पॉइंट बी शो करता है गुड वाई की इतनी यूनिट्स को और गुड एस की इतनी यूनिट। ऐसे ही पॉइंट सी भी क्या होता है, एक शो करता है कॉम्बिनेशन ऑफ गुड वाई की यूनिट्स, गुड एस की यूनिट कितनी प्रोड्यूस हो सकती है ना। अब पीपीसी के लिए अजम्पशन है, क्या है अजम्पशन, कितनी अजम्पशन है, तीन है। पहली, रिसोर्सेज आपको गिवन होगी, ठीक है, फिक्स है रिसोर्सेज, रिसोर्सेज चेंजेस नहीं। रिसोर्सेज आर फुली एंड एफिशिएंटली यूटिलाइज, रिसोर्सेज क्या है, पूरी तरह से अच्छे रूप से इफेक्टिव मैनर में यूटिलाइज है। ठीक है, नो वेस्टेज, टेक्नोलॉजी रिमेन कांस्टेंट, और जो टेक्निक है, ठीक है, और जो मशीनें हैं, जो कैपिटल टेक्निक है, वो क्या है आपकी कांस्टेंट रहेगी, यानी कि नो चेंज, उसमें चेंज नहीं आए। ठीक है, अब देखिए प्रॉपर्टीज ऑफ पीपीसी, अब पीपीसी की हम प्रॉपर्टीज जानेंगे, फीचर्स क्या क्या है पीपीसी। तो पीपीसी के फीचर है कि पीपीसी क्या होती है, डाउनवर्ड होती है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, पीपीसी क्या होती है, लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड, क्या होती है, डाउनवर्ड होती है, नीचे की ओर जाती है। ठीक है, ये है आपकी पीपीसी की फीचर। पहला फीचर क्या है, पीपीसी नीचे की ओर, अब नीचे की ओर क्यों जाती है पीपीसी, पीपीसी नीचे की ओर चली जाती है क्योंकि देखिए इस पॉइंट पे सबसे ज्यादा यूनिट किसकी बनती है, गुड वाई की, और इस पॉइंट पे सबसे कम यूनिट किसकी बनती है, गुड वाई, यानी गुड एक्स की कितनी यूनिट यहाँ पर, अभी तो फिलहाल जीरो है, और इसकी यूनिट्स बनती है। वहीं पर जब सेकंड पॉइंट आया, तो इसकी यूनिट्स क्या हो गई, कम हो गई, और इसकी यूनिट्स क्या हो गई, बढ़ गई, है ना। तो एक वस्तु की यूनिट्स को कम करना पड़ता है दूसरी वस्तु की यूनिट्स के प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए। इसी कारण से आपकी जो ये पीपीसी है वो लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड होती है ना। सेकेंड है कॉनकेव टू द ओरिजिन, तो ये जो आपका पीपीसी है वो कॉनकेव ओरिजिन से, क्या है, ओरिजिन से कॉनकेव है। अब ओरिजिन से कॉनकेव का मतलब क्या है, आपने साइंस में पढ़ा होगा टेंथ में, कि जो आपका रीजन है, जो आपका ओरिजिन है, इससे इस शेप में इसे मानते हैं कॉनकेव। अब वहीं पर अगर ये ओरिजिन से इस शेप में होता है तो इसे बोलते हैं कॉन्वेक्स, क्या बोलते हैं, कॉन्वेक्स। अभी क्या है ये है कॉन, ठीक है। अब इसका रीजन क्या है कॉनकेव होने का, तो कॉनकेव होने का रीजन है राइजिंग मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, जो अभी हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, रीडिंग द ग्राफ, अब ग्राफ पढ़ते देखिए। अब जितने भी यहाँ जो पॉइंट बनते थे ए बी सी डी, है ना, ये पॉइंट क्या शो कर रहे थे, ये पॉइंट शो कर रहे थे कि
ये पॉइंट शो कर देते हैं गुड वाई और गुड एस की यूनिट जो प्रोड्यूस हो रही है टुगेदर कॉम्बिनेशन में, है ना। ठीक है, जैसे कि मैं हरे वाले मानता हूँ, इस हरे वाले पॉइंट पे गुड वाई की 100 यूनिट है और गुड एस की 50 यूनिट। ये क्या शो कर रहा है, ये कॉम्बिनेशन शो कर रहा है, गुड एस की 50 यूनिट बन सकती है और गुड वाई की 100 यूनिट बन सकती है ना। ये कॉम्बिनेशन शो हो रहा है गुड वाई और गुड एस की यूनिट्स का प्रोडक्शन में। अब देखिए यहाँ पूछ रहा है आपसे कि जो ग्रीन बॉल है ये इस लाइन पे फ्लो है, सिचुएटेड है ना। तो ये बता रहा है ये अटेनेबल है, क्या ये कॉम्बिनेशन प्रोड्यूस करना पॉसिबल है। तो आप बोलेंगे हाँ पॉसिबल। ऐसी आपकी अंदर वाले पॉइंट भी जो कॉम्बिनेशन शो कर रही है, जो कॉम्बिनेशन शो कर रही है गुड ऐसे गुड बाई की यूनिट्स का, वो अचीव करना पॉसिबल है, अटेन करना पॉसिबल है, हाँ पॉसिबल है। क्यों, ये जो पीपीसी है ये आपकी मैक्सिमम कैपेसिटी को शो करता है कि आप कितना कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो इस पर रखा हुआ पॉइंट और इसके अंदर का रखा हुआ पॉइंट आप अचीव कर सकते हो, अटेन कर सकते हो। लेकिन जो लाइन से बाहर पॉइंट है, यानी कि जो रेड वाला पॉइंट है, ये पॉइंट आप अटेन नहीं कर, ये क्या है, अनअटेनेबल। क्या है ये, अनअटेनेबल, क्योंकि ये आपकी मैक्सिमम कैपेसिटी से बाहर है ना। अब लेकिन ये जो येलो पॉइंट है ये शो करता है आपको अंडर यूटिलाइजेशन। क्या शो करता है, अंडर यूटिलाइजेशन, यानी कि आप अपने रिसोर्सेज का क्या कर रहे हो, अच्छे से उपयोग नहीं कर रहे हो, जिससे आपका जो कॉम्पिटिशन है वो कम आ रहा है। ठीक है, वहीं पे ग्रीन पॉइंट शो करता है एफिशिएंट यूटिलाइजेशन। किसको शो करता है, एफिशिएंट यूटिलाइजेशन, यानी कि आप अपने रिसोर्सेज का पूरी तरह से यूज कर रहे हो ताकि आप मैक्सिमम कैपेसिटी तक पहुंच पाए। वहीं पर रेड रिसोर्स यूज करता है आपका, शो करता है कि कैन नॉट बी रीच विद द करंट लेवल ऑफ रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी। आप इस पर पहुंच तो सकते हो लेकिन अभी करंट लेवल पे, यानी कि अभी मौजूदा रिसोर्सेज और टेक्नोलॉजी के साथ आप इस पर प्रोडक्शन कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स प्रोड्यूस नहीं कर सकते। ठीक है, अब आपका था डायनामिक चेंजेस। अब देखिए पीपीसी ना मूव करती है, पीपीसी आगे की ओर पीछे की ओर मूव करती है। तो बच्चों कंफ्यूज मत होना इसमें, शिफ्ट एक अलग चीज है, रोटेशन एक अलग है ना। ठीक है, अब शिफ्ट और रोटेशन में डिफरेंस किस बात का है, तो डिफरेंस है ताकि अजम्पशंस का डिफरेंस है, अजम्पशंस का। तो हमने अजम्पशंस में पढ़ा था कि हमारे पास क्या क्या कांस्टेंट है, देखते हैं। रिसोर्सेज हमारे पास क्या है, फिक्स है। ठीक है, गिवन है ऑलरेडी। टेक्नोलॉजी क्या है, फिक्स है, लेकिन रिसोर्सेज का फुली एफिशिएंट यूटिलाइज करना है, ये भी फिक्स है, अजम्पशन है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं दोबारा वही बात स्लाइड पे। तो देखिए ये है रोटेशन। अब रोटेशन क्यों होता है, रोटेशन होता है जब आप टेक्नोलॉजी और रिसोर्सेज को क्या करते हो, चेंज करते हो। क्या करते हो, चेंज करते हो। ठीक है, वहीं पर ये जो आपका शिफ्ट हो रहा है, शिफ्ट क्यों हो रहा है, जब आप रिसोर्सेज और टेक्नोलॉजी दोनों गुड्स के लिए, इसके लिए दोनों गुड्स के लिए चेंज करते हो, तब पीपीसी होता है आपका शिफ्ट। अब शिफ्ट का मतलब क्या है, पहले पीपीसी ये था, पीपीसी वन ये था, अब ये है पीपीसी टू। अब पीपीसी टू पीपीसी वन से बिल्कुल ही आगे बढ़ चुका है, शिफ्ट हो चुका है ना, खिसक चुका है। इसे बोलते हैं पैरेलल मूवमेंट, यानी कि शिफ्टिंग। अब ये आगे की ओर शिफ्ट हुआ है तो इसे बोलेंगे राइट वर्ड शिफ्ट। अगर ये पीछे की ओर शिफ्ट होता तो इसे बोलते लेफ्ट वर्ड शिफ्ट। ठीक है, अब लेफ्ट वर्ड शिफ्ट का मतलब क्या होता है, डिस्ट्रक्शन ऑफ रिसोर्सेज, यानी कि रिसोर्सेज का आप क्या हो गया, नुकसान हो गया, इसलिए वो पीछे की ओर से। वहीं पर राइट वर्ड शिफ्ट का मतलब है इकोनॉमिक ग्रोथ, यानी कि रिसोर्सेज में आप क्या इंक्रीमेंट हो गया, इसलिए वो आगे की ओर चला गया। वहीं पर यहाँ पर रोटेशन कब होती है, तो रोटेशन जब होती है जब केवल ओनली वन गुड्स, ओनली वन गुड्स, केवल आप जब एक गुड्स के रिसोर्सेज या टेक्नोलॉजी को इंक्रीज या डिक्रीज करते हैं, है ना। अब देखिए अगर मैंने गुड एक्स, अगर मैंने अगर मैंने गुड एक्स की रिसोर्सेज को बढ़ा दिया, गुड एक्स के रिसोर्सेज को मैंने बढ़ा दिया, तो उसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी भी बढ़ जाएगी। लेकिन मैंने गुड वाई के रिसोर्सेज को नहीं बढ़ाया, तो उसकी कैपेसिटी यहीं पर क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, है ना। अब मान लीजिए मैंने गुड ऐसी कैपेसिटी को घटा दिया, तो इसका प्रोडक्शन कैपेसिटी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, अभी क्या हो रही है, अभी ये लेफ्ट वर्ड शिफ्ट है, अभी ये राइट वर्ड शिफ्ट है, ये लेफ्ट वर्ड शिफ्ट, लेफ्ट यानी कि कैपेसिटी कम होगी कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स एक्स की, और राइट वर्ड शिफ्ट का मतलब क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ गुड वाई की कैपेसिटी उसी में, लेकिन गुड एक्स की उससे ज्यादा बढ़ चुकी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब है आपका कॉस्ट ऑफ चॉइस, क्या है, कॉस्ट ऑफ चॉइस। अब देखिए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट,
कॉस्ट ऑफ चॉइस को बोलते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। और सिंपल मेथड बताता हूँ मैं, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज द वैल्यू ऑफ ए फैक्टर इन इट्स नेक्स्ट बेस्ट और सेकंड बेस्ट अल्टरनेटिव यूज। एग्जाम्पल के ले लीजिए आप लोग, जैसे कि मान लीजिए एक बुक है सेम कंटेंट में, कंटेंट क्या है सेम है, ठीक है, ये बुक्स है बहुत सारी, में कंटेंट क्या है कि जितना भी लिखा हुआ है सब क्या है सेम। अब बुक 1 जो है वो है 500 रुपए की, बुक 2 जो है वो है 300 रुपए की, और जो बुक 3 है वो है 400 रुपए, ठीक है। अब अब हम समझदार कंज्यूमर की तरह देंगे तो हम कौन सी बुक को चुनेंगे, हम चुनेंगे सेकंड बुक, चुनेंगे सेकंड, ठीक है। तो सेकंड बुक को ले चॉइस करने की, खरीदने की कॉस्ट क्या है, तो आप बोलोगे कॉस्ट है 300, नहीं ये कॉस्ट नहीं, ये तो आपकी परचेजिंग कॉस्ट। लेकिन इकोनॉमिक्स के टर्म्स में हमें जाननी है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, क्या जाननी है अपॉर्चुनिटी। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है, सेकंड बेस्ट अल्टरनेटिव कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है, सेकंड बेस्ट अल्टरनेटिव कॉस्ट। तो इन तीनों में से सेकंड बेस्ट कौन सा था, सेकंड बेस्ट थी थर्ड बुक, क्या थी थर्ड बुक। तो आपकी बुक 2 को चुनने की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है 400, जो कि सेकंड बेस्ट अल्टरनेटिव था इन तीनों में से, ठीक है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आएगा आपका मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। देखिए बच्चों, पूरी इकोनॉमिक्स में जहां भी शब्द मार्जिनल आ जाए, मार्जिनल का मतलब क्या है, एन एडिशनल यूनिट, क्या है एन एडिशनल यूनिट, ठीक है। तो यहाँ बोला गया है मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, यानी कि एडिशनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। एडिशनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब क्या है यहाँ पर, कि जब आपको अपना प्रोडक्शन क्या करना था, जब आपको अपना प्रोडक्शन बढ़ाना था, एग्जांपल के लिए यहाँ पर डायग्राम बनाया मैं दिखाया आपको। देखिए, जब गुड एस की कितनी यूनिट थी, 0 बन रही थी, गुड वाई की 15 बन, लेकिन जैसी गुड एक्स की 1 यूनिट बनी वैसे ही गुड वाई की 15 यूनिट, जैसे 14 यूनिट हुई, यानी कि 1 यूनिट घट गई, ठीक है। इसकी यूनिट बढ़ी तो इसकी यूनिट और घट गई, इसकी यूनिट बढ़ी फिर और घट गई। तो हर एक एडिशनल यूनिट को बढ़ाने के लिए, किसकी, गुड एक्स की एडिशनल यूनिट को बढ़ाने के लिए गुड वाई की एडिशनल यूनिट क्या करनी पड़ रही है, घटानी पड़ रही है, ठीक है। यही क्या है हमारी MOC, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। हर एडिशनल यूनिट को बढ़ाने के लिए एक एडिशनल यूनिट कम करनी पड़ रही है दूसरे गुड्स की, यही क्या है हमारी MOC, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, है ना। और जब जब ये इंक्रीज करेगी यानी कि सेक्रीफाइस भी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। अब देखिए, ऑल्सो नोन एज मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, यानी कि आपके MOC को MRT भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं MRT। MRT का मतलब क्या है यहाँ पर, मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। जिसको हम सिंपल शब्द बोले तो रेट ऑफ सेक्रीफाइस, सेक्रीफाइस करने की दर, यानी कि सेक्रीफाइस करने की कितनी यूनिट्स जाती जा रही है हर एक एडिशनल यूनिट्स के लिए। तो क्या शो करता है, शो करता है रेट ऑफ सेक्रीफाइस, है ना। अब देखिए आगे लिखा हुआ है, रिसोर्सेज आर नॉट इक्वली एफिशिएंट इन प्रोड्यूसिंग ऑल गुड्स, as you shift resources from Y to X, sacrifice get bigger. This increasing MOC is effective by PPC is concave. देखा मैंने आपसे कहा था ना, हम कॉनकेव के बारे में पढ़ेंगे, कॉनकेव क्यों होता है, तो उसका रीजन है इंक्रीजिंग एमओसी। क्या रीजन है, इंक्रीजिंग एमओसी। तो इंक्रीजिंग एमओसी का मतलब क्या है, जैसे जैसे आप यूनिट्स को बढ़ाना चाहते हो वैसे वैसे आप रिसोर्सेज क्या कर रहे हो, शिफ्ट करते हो इस यूनिट के रिसोर्सेज में से दूसरे गुड्स के यूनिट्स के रिसोर्सेज में, जिससे आपका जो पीपीसीयू कैसा बनता है, कॉनकेव बनता है। कैसा बनता है, कॉनकेव बनता है। कॉनकेव यानी कि कुछ ऐसा, है ना। अब आता है बिग पिक्चर, यानी कि अब तक जो हमने पढ़ा, तो पहले हमने पढ़ा था स्कार्सिटी, स्कार्सिटी यानी दुर्लभता यानी कि कमी, कि हमारी वांट्स क्या है अनलिमिटेड, रिसोर्सेज क्या है लिमिटेड, ठीक है। अब हमें ये फोर्स करता है किसके लिए, चॉइस करने के लिए। अब चॉइस करनी पड़ती है, अब जब चॉइस की प्रॉब्लम आ गई तो वही बन जाती है हमारी सेंट्रल प्रॉब्लम। जब भी हमें चॉइस करना पड़े तो वो क्या बन जाती है हमारी सेंट्रल प्रॉब्लम। तो हमारी इकोनॉमिक्स की सेंट्रल प्रॉब्लम कितनी थी, 3 थी, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस और फॉर whom टू प्रोड्यूस, है ना। के कारण से हमें क्या देखना पड़ा, हमें पीपीसी देखना पड़ा, क्या देखना पड़ा, पीपीसी। पीपीसी में हमने शिफ्टिंग पढ़ा, रोटेशन पढ़ा, कॉनकेव क्यों होता है ये पढ़ा, एमओसी के कारण होता है, कि इन सबसे बनती है आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ठीक है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या थी, सेकंड बेस्ट ऑप्शन की वैल्यू, इसकी सेकंड बेस्ट ऑप्शन की वैल्यू। हेलो हेलो, व्हाट इज
तो बच्चों अब हम पढ़ेंगे यूनिट नंबर 5, ठीक है, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम एंड डिमांड। इसमें हमें पढ़ना है पहले यूटिल्स। यूटिल्स यानी कि यूटिलिटी। तो यूटिलिटी का मतलब क्या है? यूटिलिटी का मतलब है एक गुड है, गुड्स है कि यूनिट्स है बहुत सारी, उन यूनिट्स को आप कंज्यूम कर रहे हो या कर रहे हो यूज, ठीक है। और यूज करने के बाद आपको मिल रहा है सेटिस्फैक्शन। क्या मिल रहा है? सेटिस्फैक्शन। अभी सेटिस्फैक्शन को अगर हम मेजर कर लेंगे, क्या कर लेंगे? मेजर कर लेंगे यानी कि काउंट कर लेंगे 1 2 3 के फॉर्मेट में, तो यही बनाएंगे हमारी यूटिलिटी। क्या बन जाएगी? यूटिलिटी। कि हमें एक गुड्स की एक यूनिट को खाने से इतनी यूटिलिटी मिल जाती है, इतनी यूटिलिटी मिल जाती है। अब इस यूटिलिटी का यूनिट क्या है? मेजरमेंट किस में होता है? यूटिल्स में होता है। किस में होता है? यूटिल्स में होता है। ये कौन सी अप्रोच पढ़ाती है? एक कार्डिनल अप्रोच पढ़ाती है। एक कार्डिनल अप्रोच दी किसने है? दी है अल्फ्रेड मार्शल ने। अल्फ्रेड मार्शल कौन है? एक इकोनॉमिस्ट है ना। पेपर में आपको सिंपल लिख के आना यूटिलिटी के बारे में। यूटिलिटी इज द वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ ए कम्युनिटी। एक कम्युनिटी की क्षमता है, कैपेसिटी है कि वो कितने यूटिल्स प्रोवाइड करवाता है उसके यूजर को, कंज्यूमर, है ना। तो हम पढ़ेंगे टीयू के बारे में, प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम। टॉपिक आने वाला है, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और ये टॉपिक है यूनिट नंबर 6 पे। यूनिट नंबर 6। अब यूनिट नंबर 6 जो है उसका नाम है प्रोड्यूसर बिहेवियर एंड सप्लाई, ठीक है। इकोनॉमिक माइंडसेट। देखिए, ट्रिपल मैक्सिमाइजेशन गोल। अब देखिए ये चैप्टर है मेन प्रोड्यूसर के ऊपर है, और जो अभी हमने पढ़ा था वो भी जान लीजिए पहले से, ठीक है। कंज्यूमर गोल, मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन और यूटिलिटी, है ना। सिंपल देखते हैं इसमें। रेड पेन यूज कर, देखिए। अब प्रोड्यूसर गोल में मेन गोल है, प्रोड्यूसर गोल। प्रोड्यूसर गोल में मैक्सिमाइज प्रॉफिट। तो प्रोड्यूसर का मेन गोल क्या होता है? प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना, कंज्यूमर का सेटिस्फेक्शन को मैक्सिमाइज करना, सोसाइटी का वेलफेयर को मैक्सिमाइज करना, ठीक है। अब देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। द इंजन ऑफ प्रोडक्शन। अब देखिए क्वांटिटी को प्रोड्यूस करने के लिए मेन हमें दो फंक्शन करते हैं। दो फंक्शन क्या है हमारे पास? एक एल एंड के। एल क्या है? एल शो करता है लेबर को, के शो करता है कैपिटल, ठीक है, कैपिटल, और ये शो करता है लेबर को, है ना। अब प्रोडक्शन फंक्शन इज द प्योर टेक्निकल रिलेशनशिप बिटवीन फिजिकल इनपुट्स एंड फिजिकल आउटपुट। जो जो आप इनपुट लगा रहे हैं, लेबर, लैंड, कैपिटल, रॉ मटेरियल, क्या फिजिकल इनपुट, और उनसे जो प्रोडक्ट बन के निकलेगा वो होगा आपका फिजिकल आउटपुट। प्रोडक्शन फंक्शन सिंपली क्या है? रिलेशनशिप है। क्या है? टेक्निकल रिलेशनशिप है किसके बीच में? फिजिकल इनपुट्स और फिजिकल आउटपुट्स, है ना। शॉर्ट रन। तो शॉर्ट रन और लॉन्ग, देखो यहाँ पे शॉर्ट रन को बोलते हैं वेरिएबल प्रोपोर्शन और लॉन्ग रन को बोलते हैं रिटर्न्स टू स्केल। तो शॉर्ट रन का मतलब, वेरिएबल प्रोपोर्शन का मतलब है एटलीस्ट वन फैक्टर इज फिक्स्ड, यानी कि जब हम छोटे समय के लिए प्रोडक्शन करते हैं तो देखा जाता है कि जो वन फैक्टर है वो क्या फिक्स रहेगा। कोई भी हो, वन फैक्टर फिक्स रहेगा। नॉर्मली ज्यादातर क्या होता है, टेक्नोलॉजी वो फिक्स रहती है। टेक्नोलॉजी यानी मशीनें वगैरह क्या रहती है? फिक्स रहती है शॉर्ट टर्म में, फैमिली 1 साल से कम की बात करें, है ना। लॉन्ग रन यानी कि 1 साल से अधिक की बात है। तो उसमें जो सारे फैक्टर्स होते हैं वो सारे फैक्टर्स वेरिएबल होते हैं। वेरिएबल का मतलब है चेंजेबल, इनमें चेंज आती है ना। ठीक है, टेक्नोलॉजी क्या रहेगी? कांस्टेंट शॉर्ट रन में, और टेक्नोलॉजी वेरिएबल रहेगी लॉन्ग रन में, क्योंकि लॉन्ग रन में चीजें चेंज होना पॉसिबल होता है, शॉर्ट रन में चीजें चेंज होना पॉसिबल रियली नहीं होती। ठीक है। अब अगर आपको शॉर्ट रन में प्रोडक्शन इंक्रीज करना हो तो आप टेक्नोलॉजी चेंज नहीं कर पाओगे, लेकिन आपको अपने जो भी वेरिएबल फैक्टर है यानी कि लेबर और रॉ मटेरियल उसको बढ़ाना पड़ेगा अपनी प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए। वहीं पर लॉन्ग रन में आप चाहे तो अपनी लेबर और रॉ मटेरियल कांस्टेंट रखकर भी अपने प्रोडक्शन को बढ़ा सकते हो। कैसे? टेक्नोलॉजी में चेंज करके, है ना। अब देखिए यहाँ शब्द दे रखे हैं आपको, टीपी, एपी, एमपी। देखिए बताता हूँ आपको। टीपी, टीपी का मतलब क्या है? टोटल प्रोडक्ट। क्या मतलब है? टोटल प्रोडक्ट। एमपी का मतलब क्या है? मार्जिनल प्रोडक्ट। और एपी का मतलब क्या है? एवरेज प्रोडक्ट। ठीक है, ये बताता हूँ आपको साइड वाली से। देखिए AP,
फोर। देखिए, टीपी का मतलब क्या है, टोटल प्रोडक्ट। कि आपने अपनी रॉ मटेरियल का फिजिकल इनपुट का यूज करके कितने मटेरियल बना पाए, वो है आपका टीपी, टोटल प्रोडक्ट की आउटपुट क्या मिला, है ना। वहीं पर आपका एमपी क्या है, एडिशनल प्रोडक्ट। यानी कि अगर हम पहले वाले के मामले कंपेरिजन करें सेकंड वाले को, तो क्या मिला, इसमें तो कुछ नहीं होगा। तो जीरो से वन, वन बढ़ गया तो हमारा मार्जिनल प्रोडक्ट क्या हुआ। मार्जिनल मतलब क्या है, मार्जिनल मतलब क्या था, मार्जिनल मतलब था एडिशनल, यानी कि एक्स्ट्रा क्या मिला आपको। बोलता हूँ मार्जिनल प्रोडक्ट, यानी कि एक्स्ट्रा प्रोडक्ट क्या मिला आपको। पहले जीरो था, वन हो गया तो वन। पहले वन था, टू हो गया तो अभी भी वन। पहले टू था, थ्री हो गया तो अभी भी वन। तो ये क्या मिल रहा है मुझे, हर बार एडिशनल मिल रहा है अलग अलग यूनिट्स पे जाने पे। अब तीन से पहले चार हो गए प्रोडक्ट, तो एमपी क्या होगा आपका, वन। ये एमपी का फॉर्मूला ही क्या है, एमपी का फॉर्मूला है ई पी एन माइनस टी पी एन माइनस एमपी एन निकालना। ये एन क्या है, एन है नंबर ऑफ यूनिट। यहाँ साइड में कॉलम बना तो ये ये 1.5। ठीक है। अब दोबारा देखिए, और टीपी का फॉर्मूला क्या होता है, टीपी का फॉर्मूला होता है टोटल ऑफ एमपी। एमयू को प्लस करके एफ का टीपी का फॉर्मूला क्या हुआ, एपी का फॉर्मूला हो जाएगा टीपी डिवाइड बाय एन। एन यहाँ पे क्या है, एन का मतलब है क्वांटिटी। क्या है, क्वांटिटी। मेरे पास जीरो को जीरो ऐड करेंगे तो जीरो आएगा। वन को वन से देंगे तो वन, को देंगे टू से तो वन, थ्री को थ्री से देंगे तो वन, फोर को देंगे तो वन। ठीक है। आगे बढ़ते हैं, डायग्राम देखते हैं। अब डायग्राम बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि पेपर में आपसे रिलेशन पूछता है। देखिए, अब रिलेशन देखते हैं यहाँ पर। टीपी क्या है, टीपी करता है इंक्रीज, टीपी करता है इंक्रीज। तब जब आपका एमपीपी इंक्रीज करता है ना, तो इसे बोलेंगे हम ध्यान से, टीपी इंक्रीजिंग एट इंक्रीजिंग रेट। एमपी क्या है, एमपी दर है, रेट है किसका, टीपी का बढ़ने का। क्योंकि टीपी बनता किससे है, एमपी को जोड़ करके बनता है ना। तो एमपी बढ़ रहा है तो ऑब्वियसली बात है टीपी भी बढ़ेगा। इसे बोलते हैं टीपी इंक्रीजिंग एट इंक्रीजिंग रेट। इंक्रीजिंग रेट यानी कि इंक्रीजिंग एमपी के साथ साथ। फिर हम बोलते हैं टीपी के बाद आता है पॉइंट, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेशन। क्या आता है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। ठीक है, जहां पर आपका टीपी बढ़ता तो है, लेकिन कौन से पॉइंट से, जब आपका एमपी मैक्स हो जाता है। जब आपका एमपी मैक्स हो जाता है तो इस पॉइंट को बोलते हैं हम पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। वहीं पर आपका टीपी क्या होता है, धीरे धीरे बढ़ता है। किस रेट से, डिक्रीजिंग रेट से। ये कौन सी रेट, ये इंक्रीजिंग रेट थी, यहाँ पर मैक्सिमम हो गया, ये डिक्रीजिंग रेट है। ठीक है, इंक्रीजिंग रेट से बढ़ रहा है, यहाँ मैक्सिमम हो गया, यहाँ इन्फ्लेक्शन आ गया पॉइंट। यहाँ डिक्रीजिंग रेट से टीपी बढ़ रहा है, ये इंक्रीजिंग रेट से टीपी बढ़ रहा है, यहाँ डिक्रीजिंग रेट से टीपी बढ़ रहा है। ठीक है। अब देखिए, एपी एपी सिंपल जाता है, एपी में दिक्कत नहीं है आपको। एपी कहने को टीपी और एमपी पे ध्यान रखना, क्योंकि इंटरनेशनल पूछता है एमपी। अब देखिए, हम बढ़ते हैं कॉस्ट, कॉस्ट के बारे में। तो कॉस्ट में आपसे मेन पूछता है कि कॉस्ट के टाइप बताइए। तो कॉस्ट के टाइप है आपके पास एक्सप्लिसिट कॉस्ट और इम्प्लिसिट, है ना। एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट। तो एक्सप्लिसिट कॉस्ट क्या होती है, ऐसा खर्चा जो आपने बाहर की सर्विसेज को लेकर परचेज करके किया है ना। इम्प्लिसिट कॉस्ट का मतलब होता है ऐसा खर्चा जो आपने, तो आउटसाइड था, और ये है आपका इनसाइड। यानी कि आपने बाहर से कोई सर्विस, कोई गुड नहीं लिया, आपने अपने आप से, अपने इनसाइड, है ना, अपने ही पुराने सोर्स का यूज करके कुछ यूज किया, है ना। अब मान लीजिए एक फैक्ट्री खुलती है, क्या खुलती है, एक फैक्ट्री खुलती है। अब फैक्ट्री खुलती है, अब फैक्ट्री में आपका एग्जाम्पल,
फैक्ट्री खुलती है, फैक्ट्री में मान लीजिए ये आपकी फैक्ट्री, फैक्ट्री में आपने लिया है फर्नीचर, मशीनें, ठीक है, ये आपने बाहर से परचेज करी मार्केट से, तो खर्चा आ गया आपका 5 लाख। ये है आपकी एक्सप्लिसिट कॉस्ट। वहीं पर मेरे पास में मैंने यहाँ पर एक और चीज ऐड एक फैन ऐड करा, फैन, पंखा है ना। देखिए वो पंखा क्या था, मेरा घर का पंखा था, मैंने अपनी फैक्ट्री में लगा दिया है, कि ये मेरा घर का पंखा था लेकिन मैंने इसे फैक्ट्री में लगा दिया। तो इस पंखे की कॉस्ट क्या थी, इस कंपनी कॉस्ट तो थी नहीं, फिर भी हम इसे अज्यूम करेंगे, फिर भी हम इसे अज्यूम करेंगे। अज्यूम, अज्यूम करने का मतलब क्या है, हम अज्यूम करेंगे इसकी वैल्यू कितनी रही हो, इसकी वैल्यू मान लेते हैं 500। तो ये भी क्या है, ये भी कॉस्ट में कंसिडर होगा, लेकिन किस रूप के अंदर कंसिडर होगा, इम्प्लीसिट के रूप में कंसिडर। अब देखिए आगे, देखो एक्सप्लिसिट कॉस्ट क्या है, आउट ऑफ पॉकेट पेमेंट टू आउटसाइडर, यानी कि आपको आउटसाइडर को पेमेंट करनी पड़ेगी। इम्प्लिसिट कॉस्ट क्या है, जो आपने खुद की गुड्स खरीद सके, खुद की फैक्ट्री के लिए बनाई गई है ना, इधर समझा भी आपका। अब देखिए शॉर्ट रन कॉस्ट की है। अब देखिए शॉर्ट रन कॉस्ट, जब भी हम शॉर्ट रन में पढ़ाई करते हैं, अभी स्टडी करते हैं इसके बारे में, तो हमें कुछ जाना पड़ता है। तो देखिए यहाँ पर एक शब्द दिया हुआ है, टीसी इक्वल टू टीएफसी प्लस टीवीसी। तो टीएफसी का मतलब क्या है बच्चों, टीएफसी का मतलब है टोटल फिक्स कॉस्ट। क्या मतलब है, टोटल फिक्स कॉस्ट, यहाँ लिखा हुआ है। टीबीसी का मतलब क्या है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट कौन सी है, जो कि आप प्रोडक्शन करो या ना करो, आपको खर्चा देना पड़ेगा, खर्चा करना पड़ेगा। वहीं पर टीबीसी क्या है, आप भले प्रोडक्शन करो तो आपको इंकर करना है, अगर आप प्रोडक्शन नहीं करते तो आपको खर्चा इंकर नहीं करना है। जैसे कि लेबर, जैसे कि लेबर, अगर आप लेबर को पेमेंट करोगे तो क्यों करोगे, क्योंकि आपने उससे कोई सर्विस ली होगी, है ना, आपने उससे कोई सर्विस ली होगी। तो बता देता हूँ आपको, देखो टी एफ सी का मतलब है फिक्स खर्चे जो होंगी। एग्जाम्पल के लिए रेंट, आप प्रोडक्शन करो ना करो, तो जगह आपने ऑक्यूपाई कर रखी है उसका रेंट आपका जाएगा जाएगा, वो टीएफसी में आएगा, फिक्स कॉस्ट में आएगा, फिक्स खर्चे। वहीं पर आता है टीवीसी, टीवीसी का मतलब क्या है, वेरिएबल खर्चे, जो कि डिपेंड है किस पे, एक्शन पे, ठीक है, डिपेंड है एक्शन पे। अगर आज फैक्ट्री बंद है, आज मशीनें नहीं चली, आज गुड्स का प्रोडक्शन नहीं हुआ, आप लेबर को वेजेस पे करोगे, नहीं करोगे, है ना। देखिए अब आता है आपके पास एएफसी। एएफसी क्या है, वही अगर आप टीएफसी को हर यूनिट से डिवाइड कर दोगे तो आपका एएफसी आ जाएगा, एवरेज निकालने सिंपल फॉर्मूला जो होता है हमारा। अगर आप टीएफसी को एन से डिवाइड कर दोगे, यूनिट से डिवाइड करोगे क्वांटिटी से, तो आपका एएफसी आ जाएगा, है ना। तो एएफसी का डायग्राम कैसा होता है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, क्या होता है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, इस शेप होता है। मैंने आपको, अब देखो एएफसी से अगर आपको टीएफसी में जाने तो क्या करना पड़ेगा, सिंपल फॉर्मूले को उल्टा कर दो, एएफसी इंटू क्यू, आपका क्वांटिटी आपका बन जाएगा, टीएफसी बन जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब है आपका मार्जिनल कॉस्ट मास्टर क्लास, यानी कि मार्जिनल कॉस्ट समझिए। मार्जिनल का मतलब होता है आपको, अगर एडिशनल होता है, फॉर्मूला भी गिवन है आपको, है ना। अब मार्जिनल कॉस्ट क्या है, हर एक एडिशनल यूनिट्स को बनाने में कितना खर्चा आ रहा है, हर एक एडिशनल यूनिट को बनाने में कितना खर्चा आ रहा है, एडिशनल खर्चा, वही क्या है, मार्जिनल कॉस्ट। क्या है, मार्जिनल कॉस्ट। अभी आपका एमसी है, एसी एंड एबीसी, हम फोकस करेंगे एमसी। देखो एमसी का गोल्डन रूल क्या है, एमसी कट फ्रॉम दी बिलो एट एग्जैक्ट मिनिमम, यानी कि एमसी क्या है, पहले एमसी आपकी घटती है कॉस्ट, फिर वो बढ़ती है ना, जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ता है, ठीक है, जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ता है ना। अब है आपका रिवेन्यू डायनामिक्स, यानी कि आपको फॉर्म देखना है रिवेन्यू के बारे में। तो रिवेन्यू क्या होती है बच्चों, रिवेन्यू का सिंपल मतलब क्या है, रिसीव ऑफ पेमेंट, रिसीव ऑफ कैश। आपको कैश मिलता है, रिसीव होता है, उसे बोलते हैं रिवेन्यू, क्या बोलते हैं, रिवेन्यू, है ना। अब कैश मिलने को तो रिवेन्यू बोलते हैं, ठीक है, लेकिन प्रॉफिट किसे बोलते हैं, प्रॉफिट का होता है जब आप रिवेन्यू में से खर्चे माइनस करें तो आपको प्रॉफिट मिलता है, क्या मिल जाता है, प्रॉफिट मिल जाता है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, देखो टीआर, टोटल रेवेन्यू फॉर्मूला क्या होता है, प्राइस इंटू क्वांटिटी। अब कितना कैश मिलेगा, जितने की आप गुड्स बेचोगे, गुड्स की प्राइस कैसे होता है, प्राइस को मल्टीप्लाई करते हैं क्वांटिटी से, सिंपल। टीआर क्या होता है, टीआर को वन डिवाइड दे दो, आपका टीआर आ जाएगा। अब देखो बच्चों एआर को ही क्या बोलते हैं, प्राइस,
सिंपल लॉजिक समझो। ए आर ई क्या होता है, ए आर ई प्राइस होता है, ए आर ई क्या होता है, प्राइस होता है। ए आर है वो क्या है, प्राइस है। अगर मैं बोलता हूँ कि यूनिट क्वांटिटी है दूसरी, ठीक है, तो टोटल रिवेन्यू हो रही है हमें 100, ठीक है? और जो प्राइस, और क्या है, प्राइस, प्राइस हमें निकल, प्राइस कैसे निकालोगे, टोटल रिवेन्यू को अगर आप क्वांटिटी डिवाइड दे दोगे क्या आ जाएगी, तो प्राइस आ जाएगा नहीं आ जाएगा। फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला देखो, रिलेट करो फॉर्मूला इससे पहले वाले से, टी आर इक्वल टू के इंटू, अगर मैं क्यू को चले जाऊँ तो टी आर डिवाइड बाई क्यू, प्राइस के बराबर आ जाएगा। तो और टी आर डिवाइड बाई क्यू ही क्या होता है, यही होता है ए आर होता है, इसे बोलते हैं ए आर इक्वल टू प्राइस। मेरा फलना, देखिए ये ग्राफ बना हुआ है, तो इस ग्राफ में दिखाया गया आपको कि जो प्राइस है, जो ए आर है और जो एम आर है वो क्या है, बराबर होते हैं। कौन से केस में, अंडर परफेक्ट कॉम्पिटिशन। नॉर्मली ए आर और पी तो बराबर होते ही है, पी और ए आर तो बराबर है, लेकिन एम आर भी बराबर हो जाता है कब, जब केस होता है परफेक्ट कॉम्पिटिशन का, केस होता है परफेक्ट कॉम्पिटिशन का, है ना। अब देखिए अब आ गया दो स्वीट स्पॉट, प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम। जब आपका एम आर एम सी के बराबर होता है, यानी कि आपका एम आर यानी ए आर यानी कि प्राइस, यानी कि प्राइस बराबर होता है कब, एम सी के, मार्जिनल कॉस्ट के, तब प्रोड्यूसर क्या हो जाता है, इक्विलिब्रियम में। कि जो प्रोड्यूसर कमा रहा है, जो प्रोड्यूसर कमा रहा है वो बराबर हो गया किसके, उसकी कॉस्ट के, ठीक है, उसकी कॉस्ट। इकोनॉमिक्स में जब कॉस्ट आपकी रिवेन्यू के बराबर हो जाए, तब हम उसे क्या मानते हैं, तब हम उसे मानते हैं इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो यहाँ पर कॉस्ट क्या है, बराबर हो गया आपके प्राइस के, आपके ए आर के, आपके एम आर के, है ना। वस्तु का प्राइस 100 रुपए, कॉस्ट भी 100 रुपए है। इस सिचुएशन में प्रोड्यूसर क्या है, प्रोड्यूसर है इक्विलिब्रियम में, किसमें है, इक्वी। देखिए दो एसेंशियल कंडीशन, एम आर एम सी के बराबर होगा, यानी रिवेन्यू फ्रॉम लास्ट यूनिट एग्जैक्टली इक्वल टू द कॉस्ट ऑफ मेकिंग इट, यानी कि जो रिवेन्यू हमें हुई थी पिछले यूनिट से वो बराबर थी किसके, की कॉस्ट के, है ना। जो बताया मैंने सिंपल से आपको, रिवेन्यू बराबर है किसके, कॉस्ट के। अब एम सी मस्ट बी राइजिंग आफ्टर इक्विलिब्रियम। अब देखो जो आपका एम सी है ना, वो इक्विलिब्रियम के बाद हमेशा बढ़ना चाहिए, क्या चाहिए, बढ़ना चाहिए, ठीक है। एम सी मस्ट कट एम आर फ्रॉम बिलो, इफ एम सी इज फॉलिंग मेकिंग मोर यूनिट्स विल स्टिल इंक्रीज टोटल प्रॉफिट, ठीक है। अब है आपका व्हेन डज प्रोड्यूसर वॉक अवे इन द शॉर्ट रन। अब बता रहा है आपको कि जो प्रोड्यूसर है वो शॉर्ट रन में कब उसे अपने प्रोडक्शन को कम कर देना चाहिए, जब उसका प्राइस कम हो जाए किससे, मिनिमम वेरिएबल कॉस्ट से, मिनिमम एवरेज वेरिएबल कॉस्ट से, जब उसका प्राइस कम हो जाए। मान लीजिए आपका मिनिमम एवरेज कॉस्ट क्या है, वो है आपका 100, आपका प्राइस हो गया 90, तो ये है बॉन्डिंग प्रोड्यूसर के लिए। इस केस में प्रोड्यूसर को होगा नुकसान, है ना, क्योंकि कॉस्ट क्या है, कॉस्ट ज्यादा है इनकम से, ठीक है। इसमें मतलब क्या होता है, इसी चीज में मतलब होता है ये फिक्स कॉस्ट, यानी कि रेंट और मशीन क्या हो गई है। बट अब देखिए पंप, इस केस में पंप क्या हो रहा है, फिक्स कॉस्ट बढ़ चुके हैं, रेंट मशीन के खर्चा ज्यादा हुआ है और भी एकदम कम हो रही है, ठीक है। ऐसी ही इनकी जो वेरिएबल कॉस्ट है, रॉ मटेरियल वेजेस की जो सेल्स है, वो इन खर्चों को कवर नहीं कर पाती। सिचुएशन है लॉस की, का डायग्राम कुछ ऐसे है। अब हम बढ़ते हैं सप्लाई। सप्लाई क्या है, सप्लाई इज द वेरियस क्वांटिटीज ऑफ अ कमोडिटी दैट प्रोड्यूसर आर विलिंग एंड एबल टू सेल एट डिफरेंट पॉसिबल प्राइसेस। सप्लाई क्या है, सप्लाई डिफरेंट कॉम्बिनेशन है क्वांटिटी का, जो कि प्रोड्यूसर बना करके बेचने के लिए तैयार है डिफरेंट डिफरेंट प्राइसेस पे, है ना, एक डिफरेंट टाइम, तो एक गिवन टाइम, है ना। डिटरमिनेंट्स ऑफ सप्लाई, सप्लाई के डिटरमिनेंट्स क्या होते हैं, सप्लाई कितनी कितनी कम, कितनी बढ़ेगी, कितनी घटेगी, वो डिपेंड करता है उसके गुड्स के प्राइस पे, रिलेटेड गुड्स के प्राइस पे, टेक्नोलॉजी पे, इनपुट्स पे और गवर्नमेंट पॉलिसीज यानी कि टैक्स और सब्सिडी। अब देखिए सप्लाई कर, सप्लाई कर भी है सिंपल, ऐसा बनाया जाता है सप्लाई कर, ठीक है। और सप्लाई कर जो है वो इस शेप में होता है, डिमांड कर इस शेप में होता है, सप्लाई कर इस शेप में होता है, ठीक है। अब देखिए कॉल, अब देखिए इसमें भी सिंपल मूवमेंट है, इसमें भी शिफ्ट है। शिफ्ट क्यों होता है, जब अदर फैक्टर्स में क्या आता है, चेंज आता है, इसमें चेंज आता है, अदर फैक्टर्स में चेंज आता है। और मूवमेंट कब होता है, मूवमेंट जब होता है जब दोनों फैक्टर्स में
चेंज नहीं आता, नहीं। जब केवल गुड्स अपने प्राइस में चेंज आता है, इसमें आता है अपने प्राइस में चेंज आता है, ठीक है। जब अपने प्राइस चेंज आता है, अगर वस्तु के अपने प्राइस चेंज आया तो या तो वो बढ़ेगी या तो घटेगी, सिंपल मूवमेंट होगा। अगर वस्तु के अपने प्राइस में कोई चेंज नहीं आया, प्राइस तो कांस्टेंट जा रहा है, ठीक है, लेकिन फिर भी वस्तु क्या हो रही है, सप्लाई क्या हो रही है, आगे बढ़ रही है तो पीछे की ओर जा रही है, पीछे की ओर जा रही है, ठीक है। ये केस है आपका शिफ्ट वाला। शिफ्ट में क्या होता है, प्राइस कांस्टेंट रहता है लेकिन अदर फैक्टर जो होते हैं वो मूवमेंट करवा देते हैं, सप्लाई की, गुड्स की डीप सप्लाई की, है ना। और मूवमेंट वाले केस में अदर कांस्टेंट रहते हैं और जो प्राइस होता है वस्तु का उसकी वजह से मूवमेंट होती है, अप या डाउन, इंक्रीज या डिक्रीज। अब सेम इसमें भी आ गया डिमांड की तरह, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई, परसेंटेज चेंज इन प्राइस। अगर ये ना हो तो आपको लगाना है ये फॉर्मूला। इस फॉर्मूले के लिए टेक्स्ट में कन्वर्ट कर देता हूँ इसे। ये फॉर्मूला कुछ ऐसे है, ई एस इक्वल टू डेल्टा क्यू डेल्टा पी पी अपॉन टू। यहाँ डेल्टा का मतलब क्या है, चेंज है, चेंज, ओल्ड माइनस, ठीक है। अब दो स्पेशल केस आते हैं, जब आपका ई क्या हो, आपका ई हो, ठीक है, जब आपका ई इनफाइनाइट हो, इनफाइनाइट यानी, ठीक है। और आपका ई क्या होता है, इलास्टिक होता है जब जब आपका ई एस होता है जीरो। ये दो कुछ डायग्राम है और ये वैल्यू है आपके ई एस की, ये तो स्पेशल केस, ठीक है। अब है आपका मास्टर जी। मास्टर जी यानी कि जब तक हमने पढ़ा है ये सब, तो शॉर्ट फॉर्म दे रखा है, उसी पे रिवीजन दे रखे हैं। अब आपको क्या करना है, आपको प्रैक्टिस करनी है डायग्राम्स की। जो एमसी है, जो एबीसी है, जो एमआरसी है, जो एमसी का इक्विलिब्रियम वाला डायग्राम, सिचुएशंस कंडीशंस दिए जाते हैं एग्जाम। अब हम पढ़ेंगे यूनिट 7। यूनिट 7 क्या है, परफेक्ट कंपटीशन एंड मार्केट इक्विलिब्रियम, ठीक है। अब परफेक्ट कंपटीशन मार्केट इक्विलिब्रियम पढ़ेंगे हम, इसमें जब सप्लाई और डिमांड लैंड सेट करती है वहां पर आता है इक्विलिब्रियम, ठीक है। अब देखिए यहाँ रूल, इसका रूल क्या है, पहला लार्ज नंबर ऑफ बायर्स। परफेक्ट कंपटीशन होने के लिए कुछ रूल्स है, पहला क्या है, लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स। सेलर्स और बायर्स संख्या क्या होनी चाहिए, लार्ज होनी चाहिए, ठीक है। और होमोजेनियस होनी चाहिए, प्रोडक्ट क्या होना चाहिए आपका, होमोजेनियस। होमोजेनियस मतलब कि सेम, सिमिलर, सेम या तो सिमिलर फीचर वाला प्रोडक्ट होना चाहिए। प्री एंट्री एंड एग्जिट, यानी फर्म्स की जो एंट्री एग्जिट की जो सिचुएशन है वो प्री है, कोई कंडीशन नहीं है कोई, है ना, ठीक है, रिक्वायरमेंट। परफेक्ट नॉलेज, परफेक्ट नॉलेज का मतलब है कंप्लीट इन्फॉर्मेशन अबाउट प्राइसेस एंड क्वालिटी। अब जो आपकी परफेक्ट नॉलेज है इसमें कंप्लीट इन्फॉर्मेशन अबाउट प्राइस एंड क्वालिटी, जितनी भी आपके कंज्यूमर होगी उनकी जो नॉलेज होगी वो तुम सही होगा। टेक वे यानी कि प्राइस टेकर्स, बिकॉज नो वन हैज मार्केट पावर, एवरीवन एक्सेप्ट द मार्केट प्राइस। मार्केट डिटरमाइन प्राइस, ठीक है। अब प्राइस टेकर, इस कंडीशन में, इस मार्केट में जितने भी सेलर हैं वो प्राइस डिसाइड नहीं करते, प्राइस डिसाइड डिमांड और सप्लाई से होती है, ठीक है। यहाँ इस वाले पॉइंट पे जो प्राइस आता है डायग्राम में, ये होता है आपका इक्विलिब्रियम प्राइस। इसको हम क्या करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, सेलर क्या करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, इसलिए बोला गया है प्राइस टेकर। क्या बोला गया है, प्राइस टेकर। अब आपका फाइंडिंग द बैलेंस, फाइंडिंग द बैलेंस देखते हैं। अब सिंपल डायग्राम जो बताया मैं आपको, जब डिमांड सप्लाई इंटरसेक्ट करते हैं तो यहाँ बनता है आपका बैलेंस। ये क्या है आपका इक्विलिब्रियम प्राइस, ये आपका इक्विलिब्रियम क्वांटिटी, है ना। अब तो मतलब क्या है, इस पॉइंट पे जो भी जितने भी कंज्यूमर है वो प्लान कर रहे हैं, और जो फर्म है वो प्लान कर रही है सप्लाई करने का, कंज्यूमर भी प्लान कर रहे हैं इतने प्राइस पे परचेज करने का। इस सिचुएशन में जीरो एक्सेस डिमांड होती है और जीरो एक्स सप्लाई होती है, ना तो सप्लाई ज्यादा है ना तो डिमांड ज्यादा है, दोनों क्या है बराबर। अब देखिए डिमांड शॉर्टेज और एक्सेस सप्लाई यानी सरप्लस। अब देखो जब शॉर्टेज है तो डिमांड क्या है, ज्यादा है। सरप्लस इसका मतलब क्या है, सप्लाई ज्यादा है ना। तो जब डिमांड ज्यादा होती है तो शॉर्टेज हो जाती है, क्या हो जाती है, शॉर्टेज हो जाती है। और जब सप्लाई ज्यादा होती है तो क्या हो जाती है, सरप्लस हो जाता है, इसका गुड्स का सरप्लस हो जाता है। ऐसे ही यहाँ पर गुड्स का क्या हो जाता है, शॉर्टेज। जब डिमांड, इस सिचुएशन में डिमांड ज्यादा है, इस सिचुएशन में सप्लाई ज्यादा है, ठीक है। अब देखिए लॉजिक क्या है, बायर कंपीट फॉर स्कार्स गुड्स, यानी कि जो बायर है वो बहुत लिमिटेड गुड्स के खरीदने के लिए क्या कर रहे हैं, कम्पीट कर रहे हैं। तो मान लीजिए भी सिचुएशन क्या होता है, अगर गुड्स की क्वांटिटी कम है, की क्वांटिटी कम है, तो लोग उसे परचेज करने के लिए हायर प्राइस देने को तैयार हो जाते हैं, है ना। इसलिए क्या होता है, जब भी शॉर्टेज हो जाती है तो प्राइस जो होते हैं हाई बढ़ जाते हैं। ऐसी जो क्वांटिटी बहुत सारी क्वांटिटी
हाई है उसकी, है ना। तो उस केस में क्या होता है, लोग को इजीली अवेलेबल हो जाती है वस्तु, तो उसका प्राइस क्या हो जाता है, डाउन हो जाता है। डाउन क्यों होता है, ताकि जो उनका स्टॉक है प्रोड्यूसर्स का, वो जल्दी जल्दी क्या हो जाए, क्लियर हो जाए, सोल्ड आउट हो जाए, बिक जाए, है ना। सस्ते दामों पे जल्दी बिक जाता है। इसी बोला गया है इनविजिबल हैंड। ये जो बताया मैंने अभी आपको, इसी बोला गया है इनविजिबल हैंड। इनविजिबल हैंड ने दिया था, एडम स्मिथ ने दिया था अपने इकोनॉमिक्स में, है ना। ये क्या है, नेचुरल वे है पुश करने का इक्विलिब्रियम पॉइंट, है ना। अब देखिए मार्केट मूव्स। अब कभी कभी होता क्या है कि जो डिमांड है वो आयकर खिसक जाती है, कभी कभी डिमांड पीछे की ओर खिसक जाती है, तो उससे जो इक्विलिब्रियम पॉइंट है वो भी खिसक जाता है, ठीक है। इक्विलिब्रियम पॉइंट भी आगे की ओर बढ़ जाता है जब भी डिमांड बढ़ती है, और इक्विलिब्रियम पॉइंट भी पीछे की ओर खिसक जाता है जब भी डिमांड घटती है, ठीक है? अब देखिए मार्केट मूव्स। अब मार्केट मूव्स क्या है, जब सप्लाई आगे बढ़ती है तो आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट भी चेंज हो जाता है, E1 से E2 हो जाता है। वैसे ही आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट भी E1 से E2 हो जाता है। अब चेंजेस क्या है, देखो जब भी डिमांड आगे बढ़ती है तो क्वांटिटी बढ़ जाती है, प्राइस बढ़ जाता है। जब भी डिमांड घटती है तो प्राइस घट जाता है, क्वांटिटी घट जाती है। लेकिन जब भी सप्लाई आगे बढ़ती है तो आपकी जो प्राइस है वो तो कम होता है, लेकिन क्वांटिटी बढ़ जाती है। जब भी सप्लाई पीछे कम होती है तो आपका जो प्राइस है वो तो बढ़ता है, लेकिन क्वांटिटी कम होती है। ये सब बताना है आपको, है ना, यहाँ लिखा भी हुआ है। ये शॉर्ट फॉर्म दे रखा है उसका। अब देखिए आगे बढ़ते हैं, परफेक्ट इलास्टिक सप्लाई और परफेक्ट इनलेस सप्लाई। परफेक्ट इलास्टिक में क्या होता है कि कुछ भी चेंज हो जाए, सप्लाई क्या रहेगी, कांस्टेंट, प्राइस क्या रहेगा, कांस्टेंट, ठीक है। वहीं पर इलास्टिक सप्लाई में क्या होता है कि आपकी डिमांड जो हो रही है वो क्वांटिटी क्या है, कांस्टेंट है, भले कितना भी प्राइस चेंज हो, कितना भी प्राइस चेंज कर लो, यहाँ कर लो, यहाँ कर लो, यहाँ कर लो, लेकिन क्वांटिटी क्या रहेगी, सेम, सप्लाई क्या रहेगी, सेम। इस सिचुएशन में आप प्राइस क्या कांस्टेंट है, सप्लाई आप यहाँ कर लो, यहाँ कर लो, यहाँ कर लो, ठीक है, आपकी जो प्राइस है सेम रहेगी। अभी कुछ कंडीशन है आपका लॉन्ग रन में कि कौन सी फर्म एंट्री करती है, कौन सी फर्म एग्जिट करती है, कब प्राइस हाई होता है, कब प्राइस डाउन चला जाता है ना। अब आपका मेन पॉइंट आता है यहाँ पर, गवर्नमेंट इंटरवेंशन। ये मेन पॉइंट यही है, प्राइस सीलिंग और प्राइस फ्लोर। प्राइस सीलिंग का मतलब होता है बिलो इक्विलिब्रियम प्राइस, यानी कि गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट फोर्स करती है मार्केट को कि वो प्राइस क्या करे, मार्केट में जो प्राइस सेट हुआ है इक्विलिब्रियम से, उससे कम पे सेट किया जाए, प्राइस कम पे सेट किया जाए। वहीं पर प्राइस फ्लोर में गवर्नमेंट कहती है कि जो भी मार्केट में इक्विलिब्रियम वाला प्राइस है ना, ये प्राइस ऊपर सेट किया जाए। तो ये जो देखो, ये प्राइस क्या है, अबव है, ये प्राइस क्या है, बिलो है ना इक्विलिब्रियम के। कि प्राइस सीलिंग क्यों करते हैं, प्राइस सीलिंग करते हैं कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करने के लिए, ठीक है। ये एग्जांपल है एमआरपी। एमआरपी क्या है, मिनिमम रिटेल प्राइस, ठीक है। और इसका रीजन क्या होता है, इसका रीजन आता है शॉर्टेज। रीजन यानी मतलब कॉन्सिक्वेंस यानी रिजल्ट। इसके रिजल्ट में क्या आता है, शॉर्टेज, यानी कि डिमांड तो बढ़ जाती है और फूड की सप्लाई कम हो जाती है, प्राइस कम हो जाएगा तो डिमांड ज्यादा करेगी। और इसका कॉन्सिक्वेंस आता है सरप्लस। इसका रीजन भी क्या होता है, प्रोड्यूसर को, इसमें क्या है, कंज्यूमर प्रोटेक्ट करना, इसका रीजन है प्रोड्यूसर को प्रोटेक्ट करना, ठीक है। प्रोड्यूसर को प्रोटेक्ट करना यानी कि अब प्रोड्यूसर जो है इस प्राइस से ज्यादा बेच नहीं पाएगा, इस प्राइस से ज्यादा बेच नहीं पाएगा। ये जो प्राइस सेट हुआ है, ये वाला, यही क्या है, मैक्सिमम प्राइस, क्या है, मैक्सिमम प्राइस है, ठीक है। ये प्रोडक्ट करता है प्रोड्यूसर, प्रोड्यूसर प्रोड्यूसर प्रोडक्ट करने का मतलब क्या है, ये प्रोवाइड करवाता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस। इसका मतलब होता है, एग्जाम्पल है किसका, ये एमएसपी का, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। एग्जाम्पल था एमआरपी, ये मिनिमम प्राइस, ये मैक्सिमम प्राइस। अब देखिए, ये मैक्सिमम है और ये कम है। किसान चाहे तो इस प्राइस से जो गवर्नमेंट ने सेट करा है उससे ऊपर प्राइस पर गुड्स को सेल कर सकता है। लेकिन एमआरपी अगर सेट है, प्राइस सीलिंग है,
तो वो व्यक्ति उस प्राइस से ऊपर सेल नहीं कर सकता। ठीक है। ठीक है, रूल्स आते हैं प्राइस तय करो, फ्री एंट्री जो भी हमने पढ़ा सब कुछ प्रॉपर। ठीक है। ठीक है, एक चीज आती है इसमें, ब्लैक मार्केटिंग। ब्लैक, तो ब्लैक मार्केटिंग का मतलब क्या होता है? जब भी आपने देखा होगा कि थिएटर्स में टिकट्स बाय करनी जाती है जल्दी से, फिर वो हो जाती है आउट ऑफ स्टॉक। फिर एक दो व्यक्ति आके उन टिकट्स को जो 100 रुपए में ली गई थी उनको 500 रुपए बेचते हैं। इसी को बोला गया है ब्लैक मार्केट। अब हम स्टार्ट करेंगे स्टैटिस्टिक्स फॉर इकोनॉमिक्स। ठीक है, यूनिट 1 एंड 2। अब है इकोनॉमिक्स, स्कार्सिटी, चॉइस और डिसीजन मेकिंग। ये सब हमने पहले ही पढ़ चुके हैं ना, तो हम आगे बातें करेंगे इसके बारे में। ये सब माइक्रो में पढ़ चुके हैं, तो हम आगे बढ़ेंगे टाइम वेस्ट ना करते हुए। देखिए, स्टैटिस्टिक्स, प्लूरल वर्सेस सिंगुलर। अब स्टैट्स को ना दो भाग बांटा गया है, प्लूरल में और सिंगुलर। टू सेंस में, प्लूरल का मतलब है व्हाट, सिंगुलर का मतलब है हाउ। सिंगुलर शो करता है मेथड्स को, प्लूरल शो करता है कि डाटा। देखो बोलता है स्टैट्स है क्या, तो प्लूरल सेंस बोलता है स्टैट्स न्यूमेरिकल डाटा, है ना। सिंगुलर सेंस बोलता है स्टैटिस्टिकल मेथड, यानी कि इस डाटा को शो करने के मेथड से सिंगुलर सेंस। सिंपल से स्टैट्स या प्लूरल भी है, सिंगुलर भी है। स्टैट्स प्लूरल का मतलब क्या है? स्टैट्स एक डाटा है, क्या है? डाटा है, न्यूमेरिकल्स। अब बोलते हैं स्टैट सिंगुलर भी है, इसका मतलब क्या है? स्टैट्स डाटा को प्रेजेंट करने का मेथड। ठीक है। स्टैट के दो मीनिंग है, डाटा भी और डाटा को प्रेजेंट करने का मेथड भी। अब डाटा क्या होता है? डाटा होता है एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स, फैक्ट्स का टोटल, फैक्ट्स को न्यूमेरिकल में शो करना ही है डाटा। जैसे पॉपुलेशन ऑफ इंडिया 1.2 बिलियन, ये भी क्या है? डाटा को हमने शो किया है ना, फैक्ट्स को हमने न्यूमेरिकल टर्म में शो किया। तो सिंगुलर सेंस का मतलब क्या है? जब हम डाटा को शो करते हैं अलग अलग ढंग से, जैसे डाटा को शो करने के लिए बहुत से प्रोसेस होता है। प्रोसेस क्या है? कलेक्शन करना, डाटा कलेक्ट करना, ऑर्गेनाइज करना, रिफाइन करना, प्रेजेंट करना पाई चार्ट में, पाई डायग्राम में, है ना। एनालाइज करना से इंटरप्रिटेशन निकालना, इंटरप्रिटेशन यानी कि समझना डाटा, डाटा का रिजल्ट क्या है, डाटा का यूज क्या है, क्या ये डिसीजन लेने में हेल्प होती है। ज्यादातर इंटरप्रिटेशन यानी कि पॉलिसी मेकिंग में। ठीक है, स्टैट्स का नाम होता है पॉलिसी मेकिंग, डिसीजन लेने के लिए। पहला स्टेप बताया था आपको, कलेक्शन, कलेक्ट करना रॉ मटेरियल, डाटा। ऑर्गेनाइजेशन यानी कि रिफाइनिंग करना, फिल्टर करना, प्रेजेंटेशन उसे अच्छे से दिखाना, शो करना पाई चार्ट डायग्राम में। अब आता है आपका मेन डाटा, दो टाइप के होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी। प्राइमरी डाटा क्या होते हैं? जो ओरिजिनली सोर्स ऑफ ओरिजिन से कलेक्ट किए जाते हैं। सेकेंडरी क्या होते हैं? वो ऑलरेडी एग्जिस्टेड होते हैं, वो न्यू नहीं होते, ओरिजिन सोर्स से नहीं मिलते आपको, वो ऑलरेडी रजिस्टर्ड होते हैं, तो आप दोबारा यूज करते हैं। ऑब्जेक्टिव क्या होता है? प्राइमरी डाटा में आप अपनी ऑब्जेक्टिव के अनुसार डाटा को कलेक्ट करते हैं, लेकिन सेकेंडरी में आपको जो डाटा मिलता है वो किसी और ऑब्जेक्टिव पे बेस है, और आपकी रिसर्च किसी और ऑब्जेक्टिव पे बेस होती है, तो आपको एडजस्टमेंट करनी पड़ती है, उसमें छेड़छाड़ करके आपको उसे अपने लायक यूज करने लायक बनाना पड़ता है। प्राइमरी डाटा यानी कि एक्सपेंसिव होता है, कलेक्ट करने में आपकी टाइम बहुत लगता है और मनी, टाइम और मनी दोनों लगते हैं, ज्यादा लगते हैं कंपेरेटिवली। और ये होता है इकोनॉमिकल, इकोनॉमिकल यानी कि किफायती, लो कॉस्ट, है ना। इसमें आपको लागत कम लगती है और समय भी बचता है। अब है आपका क्राफ्टिंग इंस्ट्रूमेंट, ट्रायल में देखो क्वेश्चन है, डाटा क्या करने के लिए मेथड क्या है? क्वेश्चन देना। ठीक है, क्वेश्चन में फीचर्स होते हैं बहुत सारे, मल्टीपल क्वेश्चन, सिंगल, रिटर्न क्वेश्चन होते हैं। क्वेश्चन तो सिंपल होना चाहिए, निजी बातें नहीं पूछनी चाहिए, तो बहुत से फीचर्स है आपके पास, कुछ वीडियो बना करके बहुत ईजी। फिर आप पता है जब पायलट सर्वे यानी कि प्री टेस्टिंग, आपको उस क्वेश्चन को भेजने से पहले प्री टेस्टिंग करनी पड़ती है। पहले दो तीन लोगों को ट्रायल करना पड़ता है कि लोग इसका आंसर सही से दे पा रहे हैं या नहीं दे पा रहे हैं। अब आता है आपका सेंसर्स वर्सेस सैंपल। सेंसर्स क्या, सैंपल क्या? सेंसस में आपके जो भी एरिया है उसमें, जैसे कोई भी फील्ड है उसमें सभी चीजें काउंट होगी। जैसे कि मान लीजिए अगर मैं ये बाउल ऑफ राइस को चेक करना चाहता हूँ, तो मैं सारे राइस चेक नहीं करूँगा, मैं इसमें से कुछ निकालूंगा, कुछ ग्रुप, मेरा ग्रुप, और इसको चेक करूंगा। तो ये मेथड कहलाता है सर सैंपल। सैंपल में क्या होता है? एक पार्ट ऑफ ग्रुप को चेक करके पूरे ग्रुप को पास कर दूंगा। ठीक है। और सेंसस में उस ग्रुप में हर एक चीज, हर एक वस्तु, हर एक व्यक्ति जो भी है वो चेक किया जाता है ना? तब जाके उसे पास किया जाता है, या उस डाटा को कलेक्ट किया जाता है, उस डाटा का यूज किया जाता है इन द सेंस ऑफ डाटा। ऐसे ही आपका सेंसस ऑफ इंडिया हर 10 साल में होने वाला डेमोग्राफिक सेंसस है, एज, जेंडर, बर्थ, है ना, ये सब बताया जाता है।
कितनी पॉपुलेशन है इंडिया। सबसे करेक्ट में करता है NSSO, नेशनल सैंपल सर्वे ऑफ, CMC की बात है आपका फुल फॉर्म के लिए, जो कंटिन्यूस सैंपल सर्वे करता है सोशो इकोनॉमिक इश्यूज के लिए, एम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी कितनी है। फिर आपका आता है टैमिंग डाटा, यानी कि एडिशनल फैक्टर। आपने देखा होगा ये इंक्लूसिव सीरीज क्या है, इंक्लूसिव सीरीज। ठीक है, अब इंक्लूसिव सीरीज को हमें एक्सक्लूसिव सीरीज बनाना होता है। इंक्लूसिव सीरीज में ये 10 से लेके 19 तक काउंट होता है। ठीक है, लेकिन इसको अगर मैं एक्सक्लूसिव बनाना चाहता हूँ तो एक्सक्लूसिव बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, 19.5 तो 20.5%। ठीक है, 20.5 को 20.5, ये तो मैंने इसका एग्जाम्पल लेके बता दिया आपको, है ना। यहाँ देखिए, ये है एक्सक्लूसिव, ये है इंक्लूसिव। एक्सक्लूसिव में 19 भी काउंट होगा, ठीक है, एक्सक्लूसिव में 9.5 से 19.5 बन गया। ठीक है, जो कि ये काउंट नहीं होगा, इसको काउंट नहीं करते एक्सक्लूसिव सीरीज, लेकिन इसको काउंट करते हैं इंक्लूसिव सीरीज। ठीक है, अब इसे बनाते कैसे हैं, जो भी कोई गैप मान लीजिए मैं बनाता हूँ 20, 23 से लेके 30। अब देखिए इसमें गैप कितना है, पहले चेक करते हैं गैप, गैप कितना है, गैप है 3। इस गैप को डिवाइड देते हैं किससे, कितना आया 1.5। अब इस 1.5 को मैं क्या करूंगा, इसमें ऐड करूंगा और इसमें, ठीक है, सेम इनके साथ होगा ऐसा, और लिमिट लोअर लिमिट के साथ। ठीक है, तो ये बन जाएगा 10.9, 8.5, 21.5, 21.5, 8.5। ठीक है, ऐसा बनता है। अब आपका लॉस ऑफ इंफॉर्मेशन, क्लास इंटरवल। अब क्लास इंटरवल क्या होते हैं, आपको दिया जाता है 10 to 20, 20 to 30, 30। यही क्या है क्लास इंटरवल। इसके अंदर आपको दी जाती है फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी यानी कि इसमें रिपीट होने वाले नंबर की संख्या। इसमें कितनी बार संख्या आ रही है, 4 बार आ रही है, तो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी 4। इसमें कितनी संख्या आ रही है, 5 है, इसमें फ्रीक्वेंसी 5 है ना, तो आता है सब मेन 5 है। तो फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पर आपको परसेंटेज में शो करना है, ये आपको परसेंटेज में शो करना है। टोटल वैल्यू परसेंटेज में हमेशा 100 होती है। यहाँ पर जो भी आपका अमाउंट है, 90 है, 50 है, वो ले लीजिए, तो डिवाइड दीजिए और 360 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। मैं आपसे बोलता हूँ इसकी 25%, है ना, मुझे कन्वर्ट करना है इसको डिग्री में, है ना। तो उसे कन्वर्ट करना है, हमें करना पड़ेगा इसे डिवाइड किससे, 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 360 डिग्री से। सॉल्व करके क्या आ जाएगा मेरा, तो कैंसिल 0.5 एंड 36। अब इनको मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका आ जाएगा, तो आपका आ जाएगा 90, 90। तो हम पढ़ेंगे डिफरेंस, बार डायग्राम में डिफरेंस क्या होता है। तो बार डायग्राम होता है, तो डिस्क्रीट सीरीज डिवाइड होता है, इसमें डिस्क्रीट सीरीज, जिसमें जो भी डाटा होता है वो होता है इंडिविजुअल, क्या होता है इंडिविजुअल, नहीं कनेक्टेड नहीं होता। मेरे पे इंस्टाग्राम क्या होता है, कंटिन्यू सीरीज का होता है, इसमें डाटा क्या होता है, कनेक्टेड होता है। क्या होता है, कनेक्टेड, जुड़ा हुआ। ये ब्रोकन डाटा है, ये अनब्रोकन डाटा है। जुड़े हुए डाटा तो 0, 10, 10, 20, 20, 30, देखिए ये सिंगल सिंगल डाटा है, जुड़े हुए नहीं है। हो जाए या होगी, जो भी आप बोलते हैं, लेस देन हो जाएगा, मोर देन हो जाएगा, है ना। तो ये जो पॉइंट है आपका, ये सिखाता है आपको मोर देन हो जाएगा, यानी कि सिंपल जब हम बोलते हैं मोर देन 0, मोर देन 5, इस सिचुएशन है, इसको जब आप डायग्राम में शो करते हैं चीजों को, तो बनता है आप कुछ ऐसा करना। और जब आप शो करते हैं लेस देन 0, देन 5, ऐसा कुछ बनता है आपका। ठीक है, इन डायग्राम में जहाँ इंटरसेक्ट होता है, वो पॉइंट होता है आपका मीडियन का। क्या पॉइंट होता है आपका, मीडियन। ठीक है, वो जब डिपेंड करता है आपकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पे। आपको इंडिविजुअल अमाउंट शो नहीं करना है, यहाँ पर जो आपकी फ्रीक्वेंसी आ रही है, वो फ्रीक्वेंसी नहीं, वो क्या है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। ठीक है, क्योंकि इसमें पहले वाला भी इंक्लूड है ना। ठीक, मास्टरिंग द फॉल्स बेस लाइन। अब देखिए मास्टरिंग द फॉल्स बेस लाइन, किंग, किंग का मतलब है स्क्वायर, क्योंकि लगाते हैं जब भी कोई जीरो से मैसिव नंबर आ जाए तो हमें ये लगाना पड़ता है, जिससे शुरू होता है कि यहाँ पर और भी हमारे फिल्टर है। ठीक है, अब देखिए जो हमने पढ़ा अभी तक,
पहले हमने बेसिक पढ़े, फिर हमने पढ़ा सिंगुलर सेंस, फिर हमने पढ़ा कनेक्शन, फिर हमने पढ़ा ऑर्गेनाइजेशन, प्रेजेंटेशन। ठीक है, तो हम करने वाले हैं यूनिट नंबर 3। ठीक है, इसमें मैं आपको सिर्फ फॉर्मूले बताऊंगा, क्वेश्चन सॉल्व नहीं करेंगे। अगर आप चाहते हैं ना क्वेश्चन सॉल्व वीडियो लाऊं तो आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा मुझे, है ना। देखिए, मीन का डायरेक्ट मेथड फॉर्मूला क्या था, एफ इंटू एक्स, ये सिग्मा एक्स, सिग्मा इज सम, एफ यानी फ्रीक्वेंसी, एफ एक्स मतलब कि फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई बाय वैल्यू जो गिवन है ना। कंबाइंड मीन का फॉर्मूला क्या है कि जब आपको पहले वाली सीरीज का मीन, पहले वाली सीरीज के एन नंबर है ना, टोटल क्वांटिटी, सीरीज का मीन और दूसरी सीरीज के एन नंबर, अब जितनी सीरीज है उतने एक्स है। ठीक है, नीचे उन सीरीज के नंबर को प्लस कर देना और डिवाइड दे देना, आपका कंबाइंड मीन। यहाँ पे कंडीशन पे मीडियन, तो मीडियन, मीडियन में आपका एल, एल क्या है, लोअर लिमिट, एन टू क्या है आपका, नंबर डिवाइड बाय टू, टोटल नंबर, सी एफ आपका क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, एफ क्या है आपका फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास, और जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होगी वो प्रीवियस होगी, है ना, इसमें लाई करता है वो नहीं होगी, इससे ऊपर वाली होगी, प्रीवियस वाली। एच क्या है, डिफरेंस, क्लास इंटरवल में डिफरेंस कितना है। ठीक है, यहाँ एग्जांपल दे रखा है शो करने के लिए आपको। फिर आपका कैचिंग द मीडियन, अब मीडियन का ग्राफिक फॉर्मूला क्या होता है, वही सिंपल जो हो जाए हमने बनाया था, हो जाए का मिड पॉइंट ही हमारा क्या होता है, मीडियन होता है। अब देखिए मोड, मोड में हमने क्या है, एल लोअर लिमिट टू एफ वन एफ जीरो एफ टू। देखो अब मेन वाला आपका एफ वन होगा, ऊपर वाला एफ जीरो होगा, नीचे वाला एफ टू होगा, जो भी आपका मॉडल क्लास बनेगा, मॉडल क्लास के सामने वाली, है ना। एच क्या है, क्लास इंटरवल का डिफरेंस, यहाँ एक फॉर्मूला गिवन है, एग्जांपल गिवन है, तो देख लीजिए। फिर आपका आता है एम्पिरिकल फॉर्मूला, ये मेन फॉर्मूला है, पेपर में पूछता है एमसीक्यू वगैरह में, सॉल्व करना सीख जाइए, है ना। तीन मीडियन को दो मीन समझ का मोड है, आपका मेन ग्राफिकल पिन पॉइंटिंग ऑफ द मोड, यानी कि अगर आपको ग्राफिक मेथड मोड निकालना है तो आप सीख सकते हैं ऐसे, ग्राफिक मेथड पेपर में आता नहीं है ना। फिर डिफरेंस आ रहा है, डिफरेंस आप पढ़ सकते हैं। कोरिलेशन, देखो जब भी डायग्राम ऐसा हो तो कोरिलेशन क्या है, पॉजिटिव है। जब भी डायग्राम ऐसा हो यानी कि कोरिलेशन क्या है, बहुत जरूरी है। डायग्राम ऐसा हो यानी कोरिलेशन क्या है, नेगेटिव। और डायग्राम ऐसे बिखरे बिखरे होते हैं, उसे बोलते हैं नो जीरो कोरिलेशन, क्या बोलते हैं, जीरो कोरिलेशन। अब देखिए कोफिशिएंट निकालना पड़ता है, क्या निकालता है, कोरिलेशन का कोफिशिएंट, कार्ल पियर्सन मेथड है, ये सिंपल मेथड है, सिंपल केस में यहाँ एग्जांपल दे रखा है आपको, है ना। फिर आपका आता है रैंक, क्या आता है, रैंक फॉर्म। अब रैंक फॉर्मूले में क्या आता है आपका, सिक्स सिग्मा टी स्क्वायर, टी क्या है, टी यहाँ पर है डिफरेंस, टी क्या है, डिफरेंस इन रैंक, तो रैंक गिवन हो गया आपको, आपका रैंक में डिफरेंस बताना है। तो ये एन क्यू, एम क्यू यानी कि ये नंबर कितने हैं ना, वन टू थ्री फोर, फिर टी एन क्या है आपका नंबर, और टी स्क्वायर आपको ये डी निकालने के बाद स्क्वायर करना पड़ेगा, है ना। बाकी आप सब कर सकते हैं आराम से, फॉर्म आपने पढ़ाई होगा पहले भी, ये रिवीजन क्लास है। तो मेन फॉर्मूले आ गए हैं लास्ट पेयर वाले, जो कि पेपर में पूछे जाते हैं आपसे, है ना। सिंपल मेथड में क्या आता है, पी वन पी जीरो, तो जो पी वन और पी जीरो है ये शो करते हैं करंट ईयर प्राइस और बेस ईयर प्राइस। जीरो का मतलब क्या है, बेस ईयर, प्रीवियस ईयर। वन का मतलब क्या है, करंट ईयर जो भी चल रहा है ना, उनकी पहले डिवाइड होगी 100 होगी तो आपका सिंपल एग्रीगेट आ जाएगा। ठीक है, लास्ट पे इंडेक्स फॉर्मूला क्या है, पी वन इंटू क्यू जीरो, यानी कि करंट ईयर का प्राइस मल्टीप्लाई बाय बेस ईयर की क्वांटिटी, फिर बेस ईयर का प्राइस मल्टीप्लाई बाय बेस ईयर की क्वांटिटी। ठीक है, ये फॉर्मूला है आपका, सॉल्व करोगे आपका आंसर आ जाएगा। पास्चे इंडेक्स भी सिमिलर ऐसे ही है। देखिए जब आप करंट ईयर के प्राइस को करंट ईयर क्वांटिटी मल्टीप्लाई करते हैं और बेस ईयर के प्राइस को करंट ईयर क्वांटिटी मल्टीप्लाई करते हैं और डिवाइड देते हैं तो आपका पास्चे इंडेक्स मिलता है। फिशर क्या होता है, फिशर इन दोनों मेथड जो हमने पढ़े पिछले वाला की, जो फिशर लास्ट पे वाला, ये पास्चे वाला है, इनको अगर हम अंडर रूट में मिक्स कर दे तो आपका आंसर बन जाएगा फिशर वाला। ठीक है, क्वेश्चन फॉर्मूला जो भी है आपका, ये रिवीजन के लिए कुछ फॉर्मूला शीट दे रखी है आपको, अच्छे से रखते हैं, और अभी बुक की रीडिंग करना मत भूलिएगा। और ये जो वीडियो बनाई गई है ये केवल आपके रिवीजन के लिए बनाई गई है, जो प्रॉपर ट्रेन आपको नहीं पढ़ाया गया है, कुछ कुछ चीजें मिसिंग भी है।